चलिए खबरों में बढ़ते आगे, बात मऊ की, जहां ग्रामीणों ने चोर को सजा दी और स्थानीय लोगों ने चोर से कराई उठक बैठक। युवक पर मंदिर में चोरी करने का आरोप लगा है। तो मऊ से ये खबर, जहां ग्रामीणों ने चोर को सजा दी है और चोर को उठक बैठक कराया और युवक पर मंदिर में चोरी करने का आरोप लग रहा है। आपको बताते चले, स्थानीय लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। मोहम्मदाबाद गोहना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवक पर मंदिर में चोरी करने का आरोप, रंगे हाथ पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने उठक बैठक कराई और उसके बाद फिर पुलिस के हवाले कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात लक्सर की, जहां संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या का आरोप लग रहा है। तो लक्सर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई है। उसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या का आरोप लग रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। लक्सर के रामपुर रायघाटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लग रहा है। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस जांच कर रही है। तो संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश पुलिस कर रही है। कुशीनगर पहुंचे श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर तल्ख टिप्पणी की है। कप्तानगंज में आयोजित महाराजा सुहेलदेव राजभर सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को असलम राजभर कहा और पार्टी के लिए चंदा मांगने के तरीके को नाटक बताया। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने राजभरों के लिए कुछ नहीं किया है। आप तो नाम लेते हैं, मुझे तो नाम लेने में भी पाप नजर आता है। और जिस दिन बहराइच में पिताजी की मजार पर पहुंच गए, उसी दिन उनका नाम हमने बदल दिया। ओम प्रकाश राजभर के जगह उनका नाम हमने असलम राजभर रख दिया। तो ये असलम राजभर आपकी किस्मत कभी नहीं बदल सकते। अनिल राजभर की बात नोट कर लेना। और जब तक प्रदेश की राजनीति में असलम राजभर जिंदा रहेगा, राजभर समाज के लोगों, तुम्हारा बखरा, तुम्हारा हिस्सा मार कर अकेले खाता रहेगा। तुम्हारा कोई काम वो करने वाला नहीं है। ये नोट कर लेना हमारी बात को। अगर अपने बच्चों का भला चाह। उधर बुलंदशहर के खुर्जा के मशहूर हार्डवेयर और टाइल्स की व्यापारी राजकुमार का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। व्यापारी राजकुमार अपने घर से सुबह घूमने के लिए निकले थे, तभी रास्ते में नावेल्टी रोड पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी श्लोक कुमार समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बुलंदशहर के खुर्जा एनआरसी कॉलेज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं पूरे घटनाक्रम पर एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जल्द व्यापारी को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा। ये थाना खुर्जा नगर में आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लगभग 67 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनको कुछ लोग गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। इस संबंध में परिवार से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और हमारी टीमें इस पे लगी हुई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए जा रहे हैं। उसमें कुछ अभी इनपुट्स हम लोग को मिले हैं, जिसपे कि हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द इस घटना का नामकरण किया जाएगा। खबरों में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते चले, माफिया मुख्तार के बेटे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब्बास अंसारी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। महानगर थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई, पुलिस अब्बास की संपत्ति कुर्क करने के लिए शुरू करेगी कार्रवाई और 106 दिन से अब्बास की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस आज कुर्की के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगाएगी। तो महानगर थाने में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब्बास अंसारी की संपत्ति
पर अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस की कार्रवाई शुरू होने वाली है। आपको बताते चले, लगातार अब्बास की तलाश लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। और आज पुलिस कुर्की के लिए कोर्ट में अर्जी लगाने वाली है। माफिया मुख्तार के बेटे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और केस दर्ज किया गया है। अब्बास अंसारी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते चले, माफिया आतिक अहमद पर कसा शिकंजा। आतिक अहमद की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क होगी तो माफिया आतिक अहमद पर शिकंजा कसता हुआ 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति की आज कुर्की होनी है। लखनऊ के गोमती नगर में अतीक के नाम पर जमीन और विजयखंड में अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर जमीन है। साथ ही भैंसौरा में करीब 51 बिस्वा जमीन अतीक के नाम पर है। दोनों जमीनों की अनुमानित जो कीमत है वो करीब 34 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और एक संपत्ति व्यवसायिक तो दूसरी आवासीय। धूमनगंज थाना पुलिस ने अवैध संपत्ति को चिन्हित कर लिया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो दोनों जमीनों की अगर बात करें, अनुमानित कीमत तो करीब 34 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो एक संपत्ति व्यवसायिक तो दूसरी आवासीय संपत्ति है। और पुलिस अब शिकंजा कसती हुई नजर आने वाली है। धूमनगंज थाना पुलिस ने अवैध संपत्ति को चिन्हित कर लिया है और कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे मुरादाबाद में सबसे ज्यादा, आपको बताते चले, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और मुरादाबाद में 586 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। वहीं गाजियाबाद की अगर बात करें तो बिना मान्यता प्राप्त 139 मदरसे संचालित है। गोरखपुर से भी आंकड़ा निकलकर सामने आया, 142 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। तो कानपुर नगर में 86 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो संचालित है। बात अगर अयोध्या की करें तो 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त है। बात अगर प्रयागराज की करें तो 68 ऐसे मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है। बाराबंकी में 102 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। अगर बात पीलीभीत की करें तो 25 मदरसे ऐसे हैं जो बिना मान्यता प्राप्त संचालित है। वहीं सहारनपुर में देवबंद के क्षेत्र में 100 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो मदरसों की जांच और ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अलग अलग जिलों में कई ऐसे मदरसे हैं जो कि अवैध मदरसे संचालित हैं और ये लगातार आपको हम आंकड़े भी बता रहे हैं। पीलीभीत में 25 ऐसे मदरसे जो कि गैर मान्यता प्राप्त है। मुरादाबाद में 175 और भी कई ऐसे जिले जिसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। डाक विभाग उत्तर प्रदेश परिमंडल ने 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और प्रदर्शनी में पूरा इतिहास सिमटा हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि डाक टिकटों के संग्रह को एक समय डाक विभाग ने रुचि वाला विषय बना दिया था। आज यहां 300 प्रकार से अधिक डाक टिकटों का प्रदर्शन हो रहा है और आज यहां भगवान राम के वनवास के समय के कलेक्शन को भी दिखाया जा रहा है। कलेक्शन में पुराने समय के पैसों को भी क्या स्थिति थी वो भी बताया गया है और ये कलेक्शन तो है ही, साथ में ज्ञान वर्धन भी है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और ये डाक टिकट आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्ञान वर्धन करने वाला है। यह गागर में सागर भरने वाला कार्यक्रम है। हमें समय समय पर इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है और ये हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बहुत समृद्ध है। स्वाभाविक रूप से डाक टिकट अगर जारी हुआ है किसी एक विशिष्ट घटना को लेकर के, किसी एक विशिष्ट कार्यक्रम को लेकर के या किसी महापुरुष को लेकर के, तो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए रहता है और उस इतिहास के साथ वह ढेर सारी उन सूचनाओं का माध्यम भी बनता है जो वर्तमान पीढ़ी के लिए न केवल संग्रहणीय होना चाहिए बल्कि ज्ञानवर्धन का एक माध्यम भी बनता है। और यह कार्यक्रम
तमाम अपने उतार चढ़ाव के बाद डाक विभाग आज भी जारी रखे हुए है और इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मैं इसके लिए डाक विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अगली खबर बागपत से। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पहुंचे बागपत। रोहतक की सुनेरिया जेल से बरबारा आश्रम पहुंचे राम रहीम। आपको बताते चले कि 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं राम रहीम। भारी सुरक्षा के बीच बरनावा आश्रम पहुंचे डेरा प्रमुख। तो देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले बागपत से, जहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पहुंचे बागपत। रोहतक की सुनेरिया जेल से बरनावा आश्रम पहुंचे। भारी पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ पहुंचे। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं राम रहीम और भारी सुरक्षा के बीच बरनावा आश्रम पहुंचे डेरा प्रमुख। और देखिए सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। खबर देवरिया से, जहां महीन गांव के पास राप्ती नदी में उफान है और नदी के उफान के चलते संपर्क मार्ग टूट गया है। लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ती हुई। आखिरी हिस्सा भी सड़क के साथ टूट गया है और तटबंध का लिंक रोड कटा गांव से लगातार पानी बह रहा है और किसानों की फसलें भी जलमग्न हो गई है। कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है और हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए, उनका रुख करते। दीपक, एक बार फिर से लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बलरामपुर से जो पानी चला था वो अब देवरिया आ गया है और घाघरा नदी ने यहाँ पे प्रलय मचा दिया है। हमारे पीछे जो पानी आप हर तरफ देख रहे हैं, ये पानी के नीचे राम जानकी मार्ग हुआ करता था जो अयोध्या से और जनकपुर को जोड़ता था। इस मार्ग पर गाड़ियां चलती थी, लेकिन आज यहाँ पे नावें चलने की स्थिति आ गई है और ये पूरा इलाका बरहज का इस समय पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। 100 से अधिक गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं। लोगों ने गांव छोड़ करके अब दूसरे जगहों पर शरण लेना शुरू कर दिया क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा। साल 1998 का यहाँ का एक रिकॉर्ड था कि उस साल सबसे अधिक बाढ़ यहाँ पे आई थी उस लगभग 3-4 दशकों में, लेकिन इस समय की बाढ़ ने 98 के भी बाढ़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और हर कोई परेशान है। ये पूरा रास्ता आप देखिए कि लोग अपने घरों को छोड़ करके अब शहर की तरफ या फिर सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है पानी की वजह से और गांव में कहां तक पानी आप लोगों की? हमारे गांव इधर नहीं है। हाँ, बहुत। आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में अभी स्थिति सही है, कम से कम 2-3 किलोमीटर की दूरी है। हाँ। कुछ दिनों में यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति तो बहुत खराब लग रही है देखने में। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? रुकिए, हम तो इधर बड़का का बिजला पार के रहने वाले हैं। इतनी बाढ़ कभी देखी थी आपने? 98 में देखा था। 98 के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया इस बार। हाँ, इस बार ने तोड़ दिया। ये रोड नहीं बहा था लेकिन उधर बहा था। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के देवरिया के संवाददाता संदीप तिवारी भी हैं जो पिछले कई दिनों से इस बाढ़ को कवर कर रहे हैं। संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बाढ़ ने कितना प्रलय मचाया है, कितने गांव यहाँ पे प्रभावित हैं? जी बता दूं, पहले तो यहाँ पे 3-4 गांव था, लेकिन इस समय सैकड़ों गांव इसमें प्रभावित हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, जाके यहाँ सड़क के किनारे अपना शरण लिए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोगों का कहना है कि हम लोग काफी परेशान है, राशन और कुछ नहीं मिल रहा है। जी, अच्छा ये बताइए, गांव में जो पानी है, आप लोगों का घर अगर ऊंचे पे तब तो छत पे आप रह ले रहे हैं, जिनके घरों में पानी घुसा हुआ वो कहाँ गए हैं? कहाँ उनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा कुछ की गई है क्या? जी, शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। निश्चित रूप से आप सामने देख सकते हैं, घरों में से निकल कर लोग रोड के किनारे बसे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ। सारे फसल बर्बाद हो गए, पशु इधर उधर लेकर भटक रहे हैं लोग। कहीं किसी को खाने पीने का भी कोई इंतजाम अभी तक नहीं हुआ। हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। ये जो इलाका है, यहाँ से अगर हम तहसील की बात करें, जहाँ पे बरहज के एसडीएम और तहसीलदार बैठते हैं, उसकी दूरी महज 1 किलोमीटर है, लेकिन वहां से यहाँ तक उनको पहुंचने में 4 दिन लग गए और अभी तक शायद वो पहुंच नहीं पा रहे, रास्ते में कहीं पे फंसे हुए हैं। ये स्थिति है इस इलाके की बरहज की, जो सैकड़ों घरों में इस समय पूरी तरह से पानी घुस चुका है इस तहसील क्षेत्र के। और अगर और अंदर हम गांव में जाते हैं तो वहां की स्थिति और अधिक भयावह है। नाव जो लोगों ने अपने पास से चलाने की शुरुआत की है, सिर्फ वही नावें हैं जो गांव से बाहर लोगों को लाव ले जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक यहाँ पे न तो नाव की व्यवस्था की गई है, न तो राशन की यहाँ पे कोई व्यवस्था की गई है और हर कोई परेशान है। जो पशु है उनके लिए सबसे अधिक दिक्कत है क्योंकि जो खेत जहां से चारे की व्यवस्था होती थी वो खेत पूरी तरह से पानी से डूबे हुए, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और हर कोई ये अब सिर्फ ऊपर वाले से ही कामना कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये बाढ़ का पानी उतरे, तभी वो सुरक्षित हो पाएगा। क्योंकि अभी तक जिस हिसाब से जिला प्रशासन की लापरवाही अगर कहे तो साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रही है,
ये लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इसी राम जानकी मार्ग से अधिकारियों के गाड़ियों का काफिला गुजरता है, लेकिन अधिकारियों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि बगल में जो पीड़ित खड़े हैं उनसे मिल सके, उनकी जो समस्या है उसको सुन सके। तो पूरी तरह से स्थिति इस इलाके में अभी भयावह बनी हुई है और लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जी वाकई दीपक, देखिए आप तस्वीरें लगातार हमें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर पता चल सकता है कि किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने ग्रामीणों से बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो अब ये एक उम्मीद जो जनता की प्रशासन से वो ऐसी नहीं होती है, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त और कैसी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? देखिए, इस इलाके की अगर हम बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, गोरखपुर का जो पढ़लगंज इलाका है उससे सटा हुआ है ये, और राप्ती नदी का जो पानी है और जो सरयू नदी का पानी है वो इस पूरे इलाके में, ये जो नदी है यहाँ पे बरहज की, वहां पे आता है। और यही कारण है कि जिस तरह से बरसात नेपाल में हुई, नेपाल का जो पानी लगातार भारतीय क्षेत्र में आ रहा था, उसकी वजह से हमने देखा कि बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच के जो इलाके थे पिछले एक सप्ताह से वो प्रभावित थे। वहां का पानी अब निकल रहा है, लेकिन वो पानी अब इधर आकर के तबाही मचा रहा है। हर तरफ आप देखेंगे पानी ही पानी है, गांव से लेकर के कस्बे तक सिर्फ और सिर्फ पानी आपको नजर आएगा। तहसील परिसर पूरी तरह से पानी से डूबा हुआ है, थाना पूरी तरह से पानी से डूबा हुआ है, और घर लोगों के तमाम जो घर है मिट्टी के, वो पानी की वजह से ध्वस्त हो रहे हैं गांव में। इसके अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, जब कभी भी बाढ़ आती है तो जानवरों के सामने चारे की समस्या होती है, और साथ ही लोगों के सामने स्वास्थ्य की एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि सांप या फिर जो दूसरे जहरीले जानवर हैं वो भी निकलते हैं, और उसके बाद जो स्थिति बनती है वो और अधिक विकराल होती है। रात के समय अगर आप इस इलाके में बाहर निकलना चाहें तो आप नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हर तरफ इतना पानी है, सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि कब आप यहाँ पे गिर जाएंगे कोई जानने वाला नहीं है। बाबा, कितनी समस्या हो रही है आप लोग घर से निकलने? बहुत समस्या खराब है, समस्या बहुत खराब है। आपके गांव में कितने लोग अभी घर से बाहर? अरे पूरा गांव तो डूब गया, ये कटैलो वटेलो सब पूरा डूब गया, पलिया वलिया सब डूब गया है, पूरा दीवार एकदम। आपका घर गिर गया? घर गिर गया, सरकार हमारा एकदम रहने का साधन नहीं है। परिवार लेकर के कहाँ जा रहे हैं? औका खड़े हैं, औका रोड पर खड़े हैं साहब। हाँ, कोई साधन नहीं मिलता। कितने लोग हैं घर में आपके? 9-10 लोग हैं। ये चाचा का परिवार 9-10 पूरी तरह से सड़क पे आ गया। मिट्टी का घर था, बाढ़ ने मिट्टी के घर को वाकई दीपक, देखिए ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि जो लोग वहां पर मौजूद है उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि ये तस्वीर शासन प्रशासन तक पहुंचे और लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा सके। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये तस्वीरें और जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे कि किस तरह से बाढ़ से स्थिति जो है वो भयावह होती हुई नजर आ रही है। खबरों में बढ़ते आगे बात सिद्धार्थनगर की। खतरे के निशान से ऊपर राप्ती नदी, और राप्ती नदी के ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अकबर नगर मोहल्ले में तेजी से घुस रहा है पानी और लोगों की एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो राप्ती नदी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नदी का मौजूदा जलस्तर 95.970 तक पहुंच गया है, और इस समय राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और देखिए किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश पर आप देख पा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से बांसी कस्बा, अकबर नगर मोहल्ला बुरी तरह से प्रभावित है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो दोपहर तक बांसी नगर पालिका के सभी मोहल्ले जलमग्न हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह से नदी उफान पर है, और आपको बताते चले कि किस तरह से ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। वो भी तस्वीर देखिए, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। 95.970 पहुंच चुका है नदी का जलस्तर, और दोपहर तक अगर यही स्थिति बनी रही तो दोपहर तक जलमग्न हो सकता है पूरा इलाका, और लोगों की एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएगी। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक हुई। धरने के दौरान पुलिस और किसानों में बहस हो गई। कल से धरने पर बैठे थे किसान। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बताते चले, जहां पुलिस और किसानों के बीच बहस की खबर सामने आ रही है, और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई पुलिस और किसानों के बीच की ये नोकझोंक। आपको बताते चले कि बीते दिन यानी कि कल से ही धरने पर बैठे हैं किसान, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख पा रहे हैं। धरने के दौरान किस तरह से पुलिस और किसानों के बीच कहासुनी हो गई, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। देखिए तस्वीर ग्रेटर नोएडा से, जहां किसान जो है वो कल से धरने पर बैठे थे, और इसी बीच पुलिस और किसान के बीच नोकझोंक हो गई, बहस हो गई,
और भारी संख्या में पुलिस बल और किसान वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो कल से धरने पर बैठे हैं किसान और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से ये खबर जहां पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक हो गई और ये देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। न्यूज स्टेट पर आप सबसे पहले ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई है। खबर गाजियाबाद से जहां अवैध पटाखों पर पुलिस की कार्रवाई। लोनी पुलिस का पटाखा बनाने वालों के खिलाफ एक्शन। भारी मात्रा में बने पटाखे और कई सामान बरामद किए गए। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बताते चले जहां पुलिस ने अवैध पटाखों पर कार्रवाई की है। लोनी पुलिस का पटाखा बनाने वालों के खिलाफ एक्शन। भारी मात्रा में बने पटाखे और कई सामान बरामद किए गए हैं। चिरोडी गांव के पास एक घर में पटाखे बनाए जा रहे थे जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती हुई नजर आई है। खबरों में बढ़ते आगे और बात अमरोहा की जहां ट्रैक्टर, ट्रॉली और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई और सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई है। वहीं बस ड्राइवर समेत करीब 12 यात्री इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तो तेज रफ्तार बस ने ईंटों से भरे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी और देखिए ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है कि किस तरह से बस जो है आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बताते चले कि इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है और देखिए इस मासूम बच्चे को भी देखिए इस हादसे में जो घायल हुआ है। अमरोहा हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। और देखिए इस पूरे हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। घायल लोगों को समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बताते चले इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है तो वहीं 12 लोग इसमें घायल हो गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ। शाम का क्या प्लान है? बार बार बदहजमी, एसिडिटी और गैस प्रॉब्लम आप में, आपका कमजोर पाचन। झंडू 45 के 2 चम्मच सुबह शाम करे 7 पाचन केंद्र को जड़ से मजबूत और 4 हफ्तों में पेट की तकलीफें गॉन। करो पाचन स्ट्रांग। याद रखिए, लंबी रात के लिए 2 चम्मच सुबह शाम 4 हफ्ते। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूँ। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूँ। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। वो हवा में उड़कर विलन नहीं मारते, पर भूख प्यास जैसे विलन का खात्मा जरूर करते हैं। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। बेटा अंकल को लड्डू खिलाओ। कहाँ के लड्डू? इन त्योहारों की शाइन को चलो बांटे रे। त्योहारों की शाइन, होंडा की शाइन।
जाता। फिर रात को तुम कहते हो पंखा चला दो, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। ऐसे तो पंखा 24 घंटे चलता रहेगा, महंगाई ने पहले जान ली पड़ी है। कोई नहीं, चला लेने दो पंखा, बच्चे से गर्मी में कहाँ पड़ा जाता है। चला लो फिर। जब हजारों रुपए बिल आया ना, फिर मुझे न कहना कि आरती से पैसे लाओ। बिल तो आ गया, वो भी 0। ये कैसे? गरीबों का ख्याल रखने वाली सरकार आ गई है। पंजाब सरकार अपने सारे वायदे पूरे कर रही है। सिर्फ अपना बिल ही 0 नहीं आया, अगर पंजाब के सभी लोग संयम से बिजली का उपयोग करेंगे तो सारे पंजाब का ही बिल 0 आएगा। तो वही पैसे बचाकर हम अपने बच्चों का भविष्य सुनहरी कर सकते हैं। चला लो अब पंखा। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में लगभग 50 लाख परिवारों का बिजली का बिल 0 आया है। साडा काम बोलता है, आगे भी हमारा काम ही बोलेगा। महोत्सव नहीं, ये है महिंद्रा किसान महोत्सव। पाइए महा प्राइस ऑफर्स, महा एक्सचेंज ऑफर्स और महा फाइनेंस ऑफर्स। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय तक उपलब्ध। As a young citizen of India, armed with technology, knowledge and love for my nation, with a vision of transforming India into a developed nation, I am joining Shobhit University. What about you? एक्सेल 100 तूने कब ली? नई TVS एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज। ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। थैंक यू। नई TVS एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। सर्वे से मिलेगी सुविधा, उलेमाओं की क्या है दुविधा। अवैध मदरसों में तैयार होते हैं दहशतगर्द, अवैध मदरसों पर हंटर, किसको है डर। देखिए खबर विशेष दोपहर 1:27 पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। सह प्रायोजक द जियाग्रा पावर, पुरुषों के लिए। और इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में, सर्वोकॉन। यूपी में मदरसा सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा सामने आए। करीब 900 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे टॉप पर मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर। आज जुकुर को होगी माफिया अतीक अहमद की 34 करोड़ की संपत्ति। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। लखनऊ के गोमती नगर में 2 जमीनें चिन्हित। लखनऊ में सीएम योगी ने किया 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का शुभारंभ। कहा अतीत को जोड़ने का जरिया है प्रदर्शनी। हापुड़ में 2 समुदायों के विवाद में जमकर मारपीट, पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कई जिलों में बाढ़, नदियों का बढ़ा जलस्तर। चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया में हालात विकराल। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से दहशत में ग्रामीण। अब बात हमारे खास कार्यक्रम कैमरा बोलता है कि आज इस शो में आपको दिखाएंगे रोशनी की 2 तस्वीरें, एक कहर वाली तो दूसरी जश्न वाली। जंगल में आग अपना दायरा बढ़ा रही है तो इस आग के खिलाफ एक देश जो है वो जंग लड़ रहा है। इस शो में आपको एक ऐसी रेस भी दिखाएंगे जो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये रेस नहीं बल्कि वो अग्नि परीक्षा है जो किसी को भी बेहाल कर दे। खबरें इसके अलावा भी रहेंगी, तो शुरू करते हैं खास कार्यक्रम कैमरा बोलता है। अब आपको अलग अलग 2 तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों तस्वीरों में रोशनी है, लेकिन दोनों रोशनियां अलग अलग हैं, क्योंकि एक रोशनी कहर बरपाने वाली है तो दूसरी रोशनी उत्सव वाली है। देखिए आग, धुआं, जंग, ये 3 तस्वीरें हैं और हर तस्वीर में कहीं आग है तो कहीं इसे रोकने की कोशिश करते वो फायर फाइटर्स हैं जो लगातार इसी कोशिश में है
ताकि आग अपना दायरा ना बढ़ाए। लेकिन जिस तरह से आग ने अपने दामन को फैलाया है, इतना साफ है कि इस आग के सामने जो आएगा वो राख हो जाएगा। तस्वीरें पेरू की है, जहां जंगल में लगी आग लगातार भीषण हो रही है। फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने की कोशिश में है। लेकिन ये काम आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। आग धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रही है, तो इस आग का दमघोटू धुआं भी डराने वाला है। लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन पहाड़ियों के बीच मौजूद पेड़ों पर लगी इस आग को बुझाना एक दिन का काम नहीं है। कैमरा बोलता है कि दुनिया के कई देश इस आग के आतंक से बेहाल हैं, तो पेरू में आग के खिलाफ जारी ये जंग हैरान भी करती है और डराती भी है। फायर फाइटर्स अपनी जान पर खेल इस आग को खत्म करने की कोशिश में हैं, लेकिन आग की लपटें तो मानो हर चीज को चट करने की जल्दी में हो। अब तक कई एकड़ का जंगल राख हो चुका है, कई पेड़ आग की भेंट चढ़ चुके हैं। तो रात में अगर दिन निकल आए तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। तस्वीरें चेक रिपब्लिक की है, जहां लाइट फेस्टिवल का आगाज हुआ। आलम ये हुआ कि सड़क पर मौजूद बिल्डिंग्स रंग बिरंगी रोशनी से नहाती दिखी। तो इस रोशनी को देखने के लिए देर रात तक लोग सड़कों पर इधर उधर घूमते नजर आए। कैमरा बोलता है कि ये तस्वीरें बेहद दिलकश हैं। एक शहर पूरी तरह से रोशनी में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था, तो हर कोई इस अजब गजब लाइट फेस्टिवल को देख खुश भी था और रोमांचित भी। टीम न्यूज स्टेट। अब आपको अजब गजब रेस दिखाते हैं। कैसी रेस जिसे देख आप भी बोल उठेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल रेस है। देखिए, तोप से गोल दागा गया और फिर शुरू हुई वो रेस जो थका देने वाली है। और इस रेस में सिर्फ जिसका स्टेमिना ज्यादा है वो ही से जीत पाएगा। आप भी देखिए, तस्वीरें अमेरिका के हवाई की हैं, जहां रेस का आयोजन हुआ। रेस के कई हिस्से हैं, जिसमें पानी में तैराकी भी है, जमीन पर साइकिलिंग भी और वो दौड़ भी जो शरीर को चूर चूर कर दे। लेकिन खुद देख लीजिए कैसे खिलाड़ी हर हिस्से को एक एक कर पार कर रहे हैं, वो भी बिना थके बिना रुके। खास बात ये भी थी कि इस रेस में हिस्सा लेने वाली सिर्फ महिलाएं थीं, यानी महिलाओं के बीच ये रेस थी। लेकिन खुद देखिए, अपनी हिम्मत के दम पर इन महिलाओं ने हर बाधा को ऐसे पार किया जैसे इनकी आदत हो। पहले पानी में कई किलोमीटर की तैराकी, जिसमें शरीर पहले ही निढाल हो जाए।